यूरोपियन कमीशन ने और यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट ने दोनों ने पाकिस्तान के बुनियादी इंसानी हकूक के पामाली के हवाले से 2023 की रिपोर्ट शाये किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का 100 पेजेस रिपोर्ट है और मजे की बात यह है कि 9 मई का जो किस्सा था वो इस रिपोर्ट ने आश्कारा कर दिया कि 9 मई क्या है, और खान के ट्रायल का भी बता दिया है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रिजनर, खवातीन, बच्चों, बूढ़ों और पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियन और कैंडिडेट्स और लीडर के साथ जो हुआ है, उसकी एग्जीक्यूटिव समरी ये कहती है कि पाकिस्तान अमली तौर पे पाकिस्तान जो है वो अथॉरिटेरियन स्टेट बन चुका है। और इसकी तस्दीक जो है, जो दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है जो कि इकनॉमिक डेमोक्रेटिक ग्रेडिंग करता है, यानी दुनिया में जमहूरी ममालिक के जमहूरी अक़दार की पासदारी की बुनियाद पे उनकी ग्रेडिंग करता है। 2023 दिसंबर में, अभी उन्होंने 24 को काउंट नहीं किया है, उन्होंने पाकिस्तान की 11 दर्जे ग्रेडिंग जो है वो डाउन कर दी है और डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान जो हाइब्रिड रिजीम था वो अथॉरिटेरियन रिजीम हो गया है। अब हुकाम के सामने यह सवाल जरूर पैदा होता है, इंटरनेट बैन कर दिया, सहाफियों को मारा, सहाफियों को अगवा किया, आपने मीडिया हाउसेस पे अटैक किए, आपने सियासतदानों पे, आपने ट्विटर बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दिया, आपने नेटवर्क बंद कर दिया। बेशक ये चोंचले कुछ रियासतें बर्दाश्त कर सकती है, ईरान अगर करे, सऊदी अरब करे, उनके पास तो अरबों के डॉलर हैं, आप किधर बर्दाश्त कर सकते हैं। यूरोपियन कमीशन ने आपको जीपीएस प्लस स्टेटस दिया, 7 से 8 अरब डॉलर की आपकी टैरिफ की मद में पाकिस्तान को बचत हो रही है। अब उन्होंने पाकिस्तान को सर्व कर दिया है नोटिस के साथ कि आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन यहां पे है, आपने रेटिफाई किए हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, उनके वजह से आपको टैरिफ की मद में छूट दी जा रही थी। अब आपका जमहूरी, आपका सियासी, इंसानी हकूक का स्टैंडर्ड जो है वो इतना गिर गया है कि अगर उन्होंने जो टैरिफ का फायदा फाइनेंशियली आपको मिल रहा है, अगर उन्होंने आपका ये स्टेटस विथड्रॉ कर दिया और ऑब्वियसली 3 माह की वॉच पे लगा दिया है, तो 3 माह के बाद क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, रिमिटेंसीज आपकी 2021 में 32 से 33 बिलियन डॉलर थी, वो आपकी रिमिटेंसीज गुज़िश्ता 1 साल में आप 8 बिलियन डॉलर जो है खो चुके हैं रिमिटेंसीज में। और टेक्सटाइल ज़ल्म इन्होंने ये किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इन्होंने जिससे हम सालाना तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर कमाते हैं, उन्होंने कहा जी धागा, केमिकल, फलां जो चाइना से आता था उनके लिए एलसी खोलने की शर्त आयद कर दी। और यूं जो है पाकिस्तान में वो रॉ मटेरियल ना आने की वजह से जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हमारे ये गारमेंट इंडस्ट्री के टाइकून ने लिए हुए थे वो इंटरनेशनल मार्केट में लूज कर गए। 1.25 साल में हम 6 बिलियन डॉलर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लूज कर गए, यानी 6 और 8 14, ये 14 बिलियन डॉलर सिर्फ 2 सालों में इन तमाम इकदामात के नतीजे में। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, गंदम आपने मंगवाई, 1 बिलियन डॉलर का लॉस किया और अभी कहते हैं कि वो ब्यूरोक्रेटिक एरर था। ये फाइनेंसिस बताने का मकसद ये है कि अब 3 महीने के बाद कि इंसानी हकूक की पामाली आप कर रहे हैं, सियासतदानों को आपने मुक़य्यद किया हुआ है, आपने पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी को पामाल करने के लिए कोई दकीका ही पर गुजारिश नहीं किया। हुकूमत आपने चोरीशुदा मैंडेट से बना ली, तो लिहाजा ये चोंचले तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सऊदी अरब करे, उनको परवाह ही नहीं है, उनके पास बिलियन ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं। हम तो या उस टैरिफ की पे हमारा इन्हिसार है जो यूरोपियन कमीशन की यहां से आ रहा है, या IMF 1.1 बिलियन डॉलर के लिए आप नाक पे लकीरें खींच रहे हैं। इधर आपने सिर्फ गंदम की मद में 1 अरब डॉलर का ये खसारा उठा लिया। आज खान साहब से मुलाकात हुई, ये सारी रिपोर्ट से मैंने उनको आगाह किया और ये 3 दिनों के अंदर ये सारी रिपोर्ट्स आई है, मेरे पास पड़ी हुई हैं, आप सब भी इंटरनेट से ये कर लें, कंफर्म कर लें। तो खान साहब ने कहा कि ये तो कौम के साथ शेयर होनी चाहिए ये तमाम डेवलपमेंट्स। और दूसरा जो खान साहब ने कहा वो उन्होंने कहा
کہ یہ جو پاکستان میں عدالتیں ہر چیز کو جو ہے خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہی ہے. مینڈیٹ چوری ہوا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. اس کے بعد ریزرو سیٹیں جو ہیں این عدالتوں کے ناک تلے جو ہیں وہ ہم سے چھینے گئے. حالات جو کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ عدالتوں کے اس ان ایکشن کے حوالے سے بہت ہی زیادہ برا فروختہ ہیں. ذاتی طور پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو میری ذاتی رائے ہے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارا میٹر گیا ہوا ہے، بلکہ کئی میٹر، حتیٰ کہ وہ میٹر 22 مئی کو ہم نے خان صاحب کی طرف سے پٹیشن دائر کی کہ جتنے بھی یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں ان کی جوڈیشل انکوائری کر لیں. آج تک نہ حکومت جواب دے رہی ہے. 9 مئی کو انہوں نے ہم پہ الزام لگائے دہشت گرد ہیں، یہ بلوا کیا، اور ایک الزام یہ بھی لگا کہ کرنل شیر خان کے مجسمے کو ہم نے توڑا. آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنل شیر خان کا مجسمہ ہی نہیں تھا، ہمارے خلاف ہمارے حوالے سے جھوٹ بولا گیا. 22 مئی کو خان صاحب کی طرف سے دائر شدہ پٹیشن، امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، یورپین کمیشن کی ہیومن رائٹ رپورٹ، اور ہمارا یہ دعویٰ کہ آئیں ثابت کریں آئی ایس جوڈیشل فورم میں کہ ہم 9 مئی کے کرنے والے ہیں یا ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوٹری رول ہے. لیکن چونکہ سارا کیا درا ان کا تھا، 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ سے نکال دے تو پی ٹی آئی حالات ہو ہی نہیں سکتے ہیں جو آج جن سے ہم گزر رہے ہیں. تو لہذا آج کا دن بھی 9 مئی کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے. یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ عوامل ہوئے، تو آج ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب ریزرو سیٹیں چوری ہوئی، ریزرو سیٹیں چوری کروائی گئی تاکہ یہ جو مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ 2 تہائی اکثریت حاصل کر سکیں. اور 2 تہائی اکثریت اب یہ زبردستی کے لے چکے ہیں. اس 2 تہائی اکثریت کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس پہ کوئی فیصلہ، کوئی فکسیشن کیس کی نہیں ہو رہی ہے. چونکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے فاضل چیف جسٹس آف پاکستان کا. یہ کہا جا رہا ہے بڑے ہی شد و مت کے ساتھ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اور سپیریئر جوڈیشری کے جو ٹینیور ہیں وہ 2 سے 3 سال تک بڑھایا جا رہا ہے. تو اگر بڑھایا جا رہا ہے تو پھر اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ بینچ کرے جس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا نہ ہو، جس کی 2-3 سال کی نوکری اس سے بڑھ رہی ہے. وہ کہاں ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں دے گا؟ وہ تو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہونے دے گا تاکہ یہ امینڈمنٹ جو ہے ہو سکے. یہ دنیا بھر میں قانون و انصاف سے وابستہ یونیورسل پرنسپل ہے کہ جہاں کسی منصف کا ذاتی انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے وہ اس مقدمے سے علیحدہ ہو جاتا ہے. تو لہذا ہم دست عرض کرتے ہیں ایوان عدل کے مسند نشینوں سے کہ مقدمے میں بیٹھتے ہوئے یہ ضرور دیکھیے گا کہ اگر 2/3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے مستفید ہونے کی کوئی ریموٹ بھی پاسبلٹی ہے تو خدا رہا اس بینچ میں نہ بیٹھے. مروت صاحب یہ بتائیے کہ نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو کیا پاکستان میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ خان صاحب دوبارہ اوپر آ سکتے ہیں جس طرح ان کے تعلقات تھے ٹرمپ صاحب کے ساتھ؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست اور سیاسی جدوجہد جو ہے اس کا سارا انحصار جو ہے عوام پاکستان کے عملی کردار پہ ہے. اگر پاکستانی جس دن یہ تہیہ کر کے نکل جائیں پورا پاکستان کہ ہم نے 76 سال سے جو ہم سے ناک سے لکیریں کھنچوائی جا رہی ہیں اس کا خاتمہ کرنا ہے، اقتدار بھی عوام کا، ووٹ بھی عوام کا، بنانے والے حکومتیں گرانے والے وہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور آج سے نہیں ہے، 76 سال سے یہی ہے. اور نہ آپ کی فارن پالیسی رہی، نہ آپ کا ملک مکمل رہا، نہ آپ کی بیوروکریسی رہی، آپ کا پولیس کا نظام سڑ گیا. یہ بتائیں آپ کہ جس ملک کی عوام نے نئی مشکلات میں آ کے رکاوٹوں کے باوجود پی ٹی آئی کو ووٹ کے ذریعے اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ثابت کیا ہے،
वो पार्टी इस वक्त ऐसे चूचू का मुरब्बा बनी हुई है कि एक तरफ एक बयान देता है जी फलाना चेयरमैन बन गया, दूसरे दिन दूसरा देता है ये फलाना है, ये गलत है। आज आपकी चेयरमैन से मुलाकात हुई है कि इस हवाले से भी मुलाकात इस बात हुई है कि खुदारा अवाम जो मायूस हो रहे हैं आपकी लड़ाइयों की वजह से, उसका भी कोई तरीका कार तय करें या ये इसी तरह चलता रहेगा? इस पे आज खान साहब से मेरी बातचीत हुई और खान साहब ने मुझे दोबारा कहा कि आप जो हैं अगर पीटीआई की क़यादत आपके हवाले से किसी भी इशू पे कोई आपको उकसाती है या तो आप इग्नोर करें। बल्कि उन्होंने मुझे मिसाल भी दी डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को पड़ती हैं, कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि ट्रंप ने किसी को जवाब दिया हो। फिर उन्होंने अपनी मिसाल दी कि मैंने हमेशा इन लोगों को इग्नोर किया है। तो मैं साथ में ये भी अर्ज, लेकिन आप इनको भी तो खामोश कराएं। उन्होंने कहा खामोश होंगे लेकिन नबी होते हैं, तुम ये तरीका अपना लो, इनको इग्नोर कर दो, इससे जो है तुम्हारा कदकाठ बढ़ेगा। तो लिहाजा आज मैंने खान के साथ बाकायदा अहद किया। मैंने कहा ये कुछ भी कर ले, मैं इनको जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आज मौलाना साहब ने देखिए चेयरमैन पीएससी के हवाले से मैंने तो ये कहा कि खुदारा मुझे पता होता कि इससे इतनी जो है गंदगी बननी है, मुझे दरकार ही नहीं है। क्या इसमें सुरखाब के पर लगे हुए हैं? दो मोहतरम मुझे आपने मिसालें दी है ना, ये सारी करप्शन आप सामने ला सकते हैं जब आप पीएससी की चेयरमैनशिप में होंगे, उनको पिटारे में लाके। मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश ये है कि सारे काम हर एक के करने के नहीं होते हैं और सारी ख्वाहिश ऐसी नहीं है कि आप ख्वाहिश रखें और पूरी न हो। मेरी इतनी इस्तदाद, मैंने खान साहब को भी गुजारिश की। मैंने कहा कि जनाब आपने खुद ही मुझे, मेरे फरिश्तों को इल्म नहीं था, बैरिस्टर गौर साहब ने और उमर नियाज़ी साहब ने मुझे आगाह किया कि खान साहब ने आपका नाम दिया है। ये 2 महीने कबल की बात है। जब एन करने का टाइम आया तो 7 दिन पहले जो है मीडिया और कुछ अफराद ने मिल के इसका एक कवर ये कि फलां का नाम है, फलां का नाम है। आज भी मैं कहता हूं मुझे कोई पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनी दरकार ही नहीं है। खान की दी हुई थी और खान को मैंने आज कहा तो सवाफी ने मेरी मौजूदगी में सवाल किया आज कि जी वो इसकी क्या पोजीशन है। तो खान ने कहा कि मेरा नाम बताया कि जी वो हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट है और उन्होंने ये कहा कि कल इसका नाम भी हम दे रहे हैं। ये आज उनकी जनरल से बातचीत हुई। एनी हाउ, मैं एक रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि अगर हमारी पार्टी के किसी भी दोस्त को दरकार है तो मैं वॉलंटियरली उसको छोड़ दूंगा। कोई जरूरत ही नहीं है मुझे, यानी ये मैंने खान साहब को नहीं बताया, लेकिन मैं वॉलंटियरली छोड़ दूंगा। जिस भी मेरे दोस्त को ये ख्वाहिश है कि वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बने, मैंने खान की काज की जंग लड़नी है। पाकिस्तानियों को निकालना है, रोडों पे निकालना है, सड़कों पे निकालना है। मेरे पास कमेटियों के लिए वक्त ही नहीं है।